आज के टाइम में यूएसए सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएसए की जो जीडीपी का साइज़ है वो 23 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और इस नंबर से यूएसए वर्ल्ड इकोनॉमी का 23.93% शेयर को होल्ड करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। यूएसए की जो मिलिट्री है सबसे ज़्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में और इसका एक रीज़न ये भी है कि यूएसए अपनी मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए अपनी मिलिट्री पर 800 बिलियन डॉलर को खर्च करता है, जो कि अगर आप एशिया और ओशन कंट्रीज़ के मिलिट्री बजट को अगर मिला भी देंगे तब भी वो 800 बिलियन डॉलर को नहीं क्रॉस करेगा। एशिया और ओशन कंट्रीज़ के मिलिट्री का जो बजट है वो 586 बिलियन डॉलर है। अगर आप रशिया की बात करेंगे कि रशिया सेकेंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसा है क्या कि जो रशिया का मिलिट्री बजट है वो यूएसए की मिलिट्री बजट के आसपास आता हो? तो मैं आपको बता दूं, जो रशिया का मिलिट्री बजट है वो 65 से 70 बिलियन डॉलर है और यूएसए के कंपैरिजन में रशिया का जो मिलिट्री बजट है वो 12 to 30 टाइम्स कम है। तो आप यहाँ पर भी पता लगा सकते हैं कि यूएसए मिलिट्री भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप चाइना की भी बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, ना तो इनका मिलिट्री बजट ना ही इनकी जीडीपी यूएसए के आसपास भी नहीं आता। अगर आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो यूएसए सेकंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में रशिया के बाद। देखिए, रशिया सेकंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री इसलिए भी है क्योंकि रशिया के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है और इस मामले में रशिया की जो पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन आप ओवरऑल अगर सारे फैक्टर्स को काउंट करेंगे तो यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में। जो यूएसए की मिलिट्री बेसिस है वो लगभग 750 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर आप यूएसए की हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस से पहले यूएसए यूके, स्पेन, नीदरलैंड की एक कॉलोनी था, जैसे कि हम एक कॉलोनी थे इंडिपेंडेंस से पहले। और अगर आप आज का सिनेरियो देखेंगे तो यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूएसए किस तरीके से इतना पावरफुल बना। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। अगर आप अमेरिका के फ्लैग को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका के फ्लैग में 13 स्ट्रिप है और 50 स्टार्स है। जो ये 13 स्ट्रिप है ये यूएसए की 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो ये 50 स्टार्स है वे यूएसए की 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर जिनका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की 1492 में। देखिए, यहाँ पर डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि एक नया देश खोजा गया, कुछ बना दिया गया, कुछ क्रिएट कर दिया गया। देखिए, अमेरिका हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था, बस ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड को ये पता चला कि हाँ, एक दूसरा देश भी है, एक दूसरा कॉन्टिनेंट भी है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलावा, जो इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। बस यही यहाँ पर डिस्कवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ इट बिकम अ सुपर पावर। सबसे पहले हम यूएसए की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात करेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले यूएसए एक कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस की, स्पेन की, पोर्टुगल की और मेजरली यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन टैक्स रिजाइम की वजह से और जो अत्याचार करते थे नेटिव अमेरिकन्स पर इन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, जो लोग थे अमेरिका के, पीपल थे अमेरिका के, उन्होंने रिवोल्ट किया इन सभी के अगेंस्ट और इस तरीके से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है, जो कि शुरू होती है 19 अप्रैल 1775 को और ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू, जो कि 1783 में हुई थी। अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली और फाइनली यूके ने और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका को रिकॉग्निशन दे दी कि हाँ, यूएसए अब एक कंट्री है। उस टाइम पर अमेरिका 13 कॉलोनीज का एक अलायंस था। जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली तब अमेरिका एक अलायंस नहीं था, लेकिन इन सभी यूरोपियन कंट्रीज की वजह से, जैसे कि यूके, स्पेन और फ्रांस और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट एक पावरफुल अलायंस बनाने की इनको जरूरत पड़ी, क्योंकि जब ये एक साथ रहेंगे तब इन यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ा सा आसानी से हरा सकते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, इन 13 कॉलोनीज ने एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का नाम रखा गया यूएसए, दैट इज
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ऐसे स्टेट्स जो कि यूनाइटेड है, जो कि एक है, अब वे सारे के सारे एक साथ लड़ेंगे अगर कोई भी उन पर अटैक करता है। और यहीं से शुरुआत होती है यूएसए की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की। अब यूएसए वेस्ट वर्ल्ड की तरफ डिफरेंट टेरिटरीज को अनेक्स करता है और उसे अपने आप में मिला लेता है। 1846 से लेकर 1848 तक यूएसए ने टेक्सास को अनेक्स किया और उसे अपने आप में मिलाया। और इसी टाइम में यूएसए ने डिफरेंट मैक्सिकन टेरिटरीज को अनेक्स किया और उसे अपने आप में मिलाया। और इस तरीके से क्या होता है कि यूएसए अलग अलग टेरिटरीज को अपने आप में मिलाता है, उसे अनेक्स करता है। और इस तरीके से क्या करता है, यूएसए डिफरेंट टेरिटरीज को अपने आप में मिलाता है। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई और जो ये वॉर है प्रेसिडेंट मैकिनले के द्वारा की गई थी। और इसका रीज़न ये था कि जो अमेरिका है क्यूबा को अनेक्स करना चाहता था और अपने आप में मिलाना चाहता था। डेफिनेटली इस वॉर में अमेरिका जीता और इस वॉर को जीतने के बाद यूएसए ने क्यूबा को, प्यूर्टो राइको को, गुआम को और फिलीपींस को अपने आप में मिला लिया। देखिए फिलीपींस वही कंट्री है जिसके साथ हमने कुछ महीनों पहले और पिछले साल एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचा था। 1907 से 1909 तक यूएसए ने ग्रेट वाइट फ्लीट को डिफरेंट कंट्रीज तक भेजा एज पार्ट ऑफ अ डिप्लोमेटिक मिशन। और इस मिशन का उद्देश्य ये था कि अमेरिकन पावर को शो करना और पूरे वर्ल्ड पर अमेरिका की डोमिनेंसी को और ज़्यादा बढ़ाना। 1899 से 1934 तक यूएसए ने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के डिफरेंट टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया और वहाँ पर एक फ्रेंडली रिजाइम को इम्पोज किया ताकि अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व हो सके और यूएसए इकोनॉमिकली और ज़्यादा पावरफुल बन सके। अगले कुछ सालों में यूएसए डिफरेंट और टेरिटरीज को भी अनेक्स करता है, जैसे कि किंगडम ऑफ हवाई, वेक आइलैंड, अमेरिकन सामाओ और पनामा कैनाल जोन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस टाइम पर अमेरिका अपने कमर्शियल और मिलिट्री इंटरेस्ट को भी और ज़्यादा ब्रॉड कर रहा था। अमेरिका अलग अलग तरीके से डिफरेंट टेरिटरीज को अनेक्स करके अपने आप में मिला रहा था, या फिर डिफरेंट टेरिटरीज के जो लीडर होते थे उनको पैसे दे करके उन टेरिटरीज को खरीद करके अपने आप में मिला देता था, या फिर क्या करता था कि डिफरेंट टेरिटरीज में या नेशन में वहाँ पर एक प्रो अमेरिकन रिजाइम को इस्टेब्लिश करके वहाँ पर कुछ इस तरीके से सिस्टम को इस्टेब्लिश करता था जो कि अमेरिका के ट्रेड और अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करे, ताकि जो अमेरिका की जो पावर है पूरे वर्ल्ड में वो और ज़्यादा बढ़ सके। और इस तरीके से ही अमेरिका एक डोमिनेंट प्लेयर की तरह इमर्ज होता है इस पीरियड में। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गया था। इवन अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। न केवल अमेरिका ने इंटरवेंशन किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, बल्कि जो प्रेसिडेंट विल्सन थे अमेरिका के, उन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ था और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम पीस को इस्टेब्लिश करेंगे। और इसी तरीके से अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से और अमेरिका के इंटरवेंशन की वजह से लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जो कि माना जाता है कि एक पेरेंट बॉडी थी यूनाइटेड नेशन की। और जो ये लीग ऑफ नेशन है पूरे वर्ल्ड में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में पीस और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये तो हो गई सारी की सारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में कि क्यों अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जिसकी वजह से अमेरिका ने डिफरेंट टेक्नोलॉजी को बनाया और अलग अलग तरीके के हथियार बनाए, और इन हथियारों को बेचने की वजह से और टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एम्पावर होने की वजह से यूएसए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना। और माना जाता है कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब आया जब 18th सेंचुरी में सैमुअल सेलेटर एक मशीन लेके आए यूनाइटेड किंगडम से, जो कि कॉटन मिल के रिगार्डिंग था, यानी कि जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग एक मशीन लेके आए, एक टेक्नोलॉजी लेके आए ब्रिटेन से। और इसी से ही माना जाता है कि यूएसए के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, यहीं से ही शुरुआत होती है अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। अब डे बाय डे अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के
फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। और इस तरीके से ही होता क्या है कि अमेरिका एक ऐसा देश था जो कि एग्रीकल्चर पर ही प्राइमरली बेस्ड था। वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता था, लेकिन इंसानी हाथों के द्वारा, मशीनों का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। बट आफ्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज वर मेड बाय मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ही वजह से होता क्या है कि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर बहुत ज़्यादा हथियार बनाए जाते हैं, और अमेरिका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाता है, क्योंकि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ अमेरिका से इन सभी हथियारों को खरीदती थी, और अमेरिका इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपने मुनाफा कमाया। 1929 से लेकर 1941 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ी गई, और इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन भी आया और राइज ऑफ हिटलर भी हुआ। लेकिन इस टाइम पर यूएसए अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड था, वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा था। ये भी एक अनदर रीज़न है कि क्यों यूएसए की इकोनॉमी बूस्ट हुई। लेकिन अगर हम अदर साइड की बात करें तो अमेरिका डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ पर इंटरफेयर भी करता था और वहाँ पर अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश भी करता था। लेकिन जहाँ पर भी अमेरिका को ये लगता था कि कहीं पर उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचेगा या फिर कहीं पर उनको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कि यूएसए का नुकसान होगा, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते थे। इस वजह से ही क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर यूएसए तब तक वॉर में नहीं उतरता जब तक वॉर में उतरने की ज़रूरत ना पड़ी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में पर्ल हार्बर अटैक हुआ था, और इस पर्ल हार्बर अटैक की वजह से यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उतर गया। ये पर्ल हार्बर अटैक क्या था? देखिए, ये पर्ल हार्बर अटैक जापानीज नेवी एयर फोर्स के द्वारा एक अटैक था यूएसए की एक वन ऑफ टेरिटरी पर, जो कि अमेरिका के हवाई आइलैंड की एक वन ऑफ द टेरिटरी थी। और जापान की आर्मी ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक किया, और इसी की वजह से यूएसए, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री था, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उतर जाता है एक्सिस पावर के अगेंस्ट, और यूएसए एलाइड पावर को ज्वाइन कर लेता है। और अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ही बात करेंगे तो डेफिनेटली अमेरिका की इसमें काफी ज्यादा डोमिनेंसी रही, अमेरिका की काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर एटॉमिक बॉम्ब को भी बना लिया था, जो कि इससे पहले किसी ने भी नहीं बनाया था। और जो ये एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये कितने ज्यादा खतरनाक है ये पूरे विश्व ने तो देख ही लिया था जब यूएसए ने जापान की 2 सिटी दैट इज हिरोशिमा और नागासाकी पर इन बॉम्ब्स को एक्सप्लोड किया था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फाइनली यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है, और यूनाइटेड नेशन में जब इसे बनाया गया तो यूएसए ने कहा कि अब हम डीपली इन्वॉल्व होंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने में। और इसके बाद कुछ सालों के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की भी इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है। और अगला रीज़न ये है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 2 सुपर पावर इमर्ज होकर के निकलती है, दैट इज़ यूएसए और यूएसएसआर, जिसे आज के टाइम में रशिया भी कहते हैं। देखिए, यूएसए के सामने एक प्रॉब्लम इमर्ज होती है, दैट इज़ यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिज्म और सोशलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करता था उस टाइम पर, और आज भी करता है। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हुए यूएसएसआर यूरोप का जो ईस्टर्न एरियाज है वहां पर अटैक करता था और डिफरेंट टेरिटरीज को अपने आप में मिलाता था। और इसी बात को देखते हुए यूएसए नेटो को क्रिएट करता है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यूएसएसआर का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसकी अगेंस्ट एक्शन लेना, ताकि जो यूएसएसआर है यूरोपियन कंट्रीज की टेरिटरीज को अपने आप में ना मिलाए, उन पर किसी तरीके का अटैक ना करे। और डेफिनेटली ये कोल्ड वॉर का समय था। इस टाइम पर हुआ क्या कि यूएसए उन सभी देशों की हेल्प करता था, उन सभी देशों को ज्वाइन करता था जो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म के अगेंस्ट है और यूएसएसआर के अगेंस्ट है, और उन सभी को और ज़्यादा हेल्प करता था ताकि वे कम्युनिज्म सोशलिज्म के अगेंस्ट लड़े, उनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को और ज़्यादा ऊंचा करे। और यूएसएसआर को ही काउंटर करने के लिए जो यूएसए है डजन ऑफ कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करने लगा, या तो उन्हें हेल्प करने लग गया या फिर उनके अगेंस्ट उन सभी देशों को हथियार देने लगा जो कि पर्टिकुलरली यूएसएसआर के साथ थे। जैसे कि यूएसए 1979 में अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को
सपोर्ट करने लग गया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। और जो ये मुजाहिदीन हैं ये डेफिनेटली उस टाइम यूएसएसआर के अगेंस्ट थे और यूएसएसआर की जो आर्मी थी उनके अगेंस्ट लड़ते थे। और इसी बात को देखते हुए यूएसए ने इन मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इसी टाइम पर यूएसए के डिफरेंट कंट्रीज के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए। किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़े इस्टेब्लिश हो गए और किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब इस्टेब्लिश हो गए। देखिए, अगला कारण ये है कि कोल्ड वॉर के बाद यूएस को ये समझ में आया कि ज़्यादा इन मिलिट्री पर खर्चा करने से इनकी इकोनॉमी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा फ्लरिश नहीं करेगी। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि जो डिफरेंट प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जैसे कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग को रिड्यूस किया और अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस किया। और अगला रीज़न था यूएसएसआर का फॉल डाउन। जैसे कि यूएसए का राइज हुआ और यूएसएसआर का फॉल डाउन हुआ कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, और 1990s में यूएसए ही एक सोल सुपर पावर बचा। फॉर एग्जांपल, यूएसएसआर का अगर फॉल डाउन नहीं होता तो उस टाइम पर भी 2 सुपर पावर बचती। जैसे कि यूएसएसआर का फॉल डाउन हुआ इनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि एक अलग ही इतिहास है, इसकी बात हम एक अलग वीडियो में करेंगे। इसकी वजह से ही होता क्या है कि यूएसए ही एक सोल सुपर पावर बचता है। लेकिन अभी भी यूएसएसआर, और एक्चुअली अब यूएसएसआर तो रहा नहीं था, अब ये रशिया बचा था। इस रशिया को ही काउंटर करने के लिए, क्योंकि यूएस को हमेशा से ही ये डाउट था कि इवन बेशक से 1990s के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन हुए न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन आफ्टर कोल्ड वॉर और एग्रीमेंट जब साइन हुए तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाना और बंद कर दिया और क्या किया कि मिलिट्री स्पेंडिंग कम कर दी। लेकिन यूएस ने नेटो को एक्टिवली मैनेज किया, क्योंकि उन्हें डाउट था कि रशिया आने वाले टाइम में कुछ और गतिविधियां कर सकता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन पर अटैक कर सकता है, उन्हें अनेक्स कर सकता है। तो इस वजह से यूएसए ने नेटो को एक्टिवली मैनेज किया। और आज के टाइम में रशिया को काउंटर करने के लिए जो यूएस का सबसे बड़ा हथियार है वो डेफिनेटली नेटो ही है, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगला रीज़न ये है कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज से कनेक्टेड है आज के टाइम में, सिर्फ कुछ कंट्रीज को छोड़ करके। और इस वजह से होता है क्या कि जैसे कि कोई देश डिफरेंट कंट्रीज है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज से कनेक्टेड है इन डिफरेंट वेज, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के जो कारण है वे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो मिलिट्री स्पेंडिंग कम होगी, कम लोग मारे जाएंगे, कम फौजियों पर कम खर्चा करना पड़ेगा, और इस तरीके से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करने की और डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की। जैसे कि आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करने में। तो यूएसए के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है क्रूड ऑयल के, और क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग भी। तो ये भी एक वन ऑफ रीज़न है कि यूएसए एक सोल सुपर पावरफुल कंट्री है। देखिए, अलास्का भी एक वन ऑफ द स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, और यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को रशिया से सिर्फ और सिर्फ $7.2 मिलियन की कीमत पर खरीद लिया था। और आज के टाइम में यूएसए इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहा है, क्योंकि रशिया को उस टाइम पर लगा कि अलास्का कुछ नहीं है, एक लाइबिलिटी है, हम खामखा यहाँ पर अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करते हैं और खर्चा करते हैं, यहाँ पर कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, डिफरेंट रिसोर्सेज को वहाँ पर खोजा गया, तो वहाँ पर क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं, डायमंड के रिजर्व्स, गोल्ड के रिजर्व्स और डिफरेंट मटेरियल के रिजर्व्स वहाँ पर पाए गए। और अमेरिका के अंदर अलास्का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाता है अलास्का के खरीदने की वजह से रशिया से। और इकोनॉमिस्ट ने भी ये शो किया है कि अमेरिका की जो जियोग्राफी है, डेमोग्राफी है, रिसोर्सेज है, वहाँ पर जो सिलिकॉन वैली है, गोल्ड है, डायमंड है, और वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन सभी फैक्टर की वजह से डेफिनेटली यूएसए को बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इवन चाइना के लिए, रशिया के लिए और इंडिया के लिए भी।
देखिए रियलिटी तो यही है, अगर आप अमेरिका के जो जीडीपी है, मिलिट्री स्पेंडिंग है, उनको देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे एशियन कंट्रीज से, तो वे नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हैं। इसी वजह से हमें उनको बीट करने के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा साल लगेंगे। यूएसए के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, यूएसए के पास बहुत ज़्यादा जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, पोर्ट्स हैं, वे भी है, और इन सभी की वजह से वे वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्टेड है आज के टाइम में। और अगर आप डेमोग्राफिकली भी बात करेंगे तो यूएसए की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, वो ज़्यादा स्किल्ड है इंडिया के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में और रशिया के कंपैरिजन में भी। यूएसए का जो ट्रेड इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वो इस तरीके का कि अगर वहाँ पर कोई बिजनेसमैन जाता है, वहाँ पर लोन लेता है, तो उस बिजनेसमैन को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती लोन को देने की, और जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और इन सभी रीज़न की वजह से यूएसए की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसके पास जो पैसा आता है वो टैक्स की फॉर्म में आता है, और वो टैक्स इन सभी प्राइवेट कंपनी से ही आता है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने लोन दिया था। और डेफिनेटली यूएसए वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री है, और इन सभी टेक्नोलॉजी की वजह से ही यूएसए इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मिलिट्रीली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी देश को ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेता है जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें क्रूड ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम डिफरेंट कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, हम उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग देशों को बेच रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे देश का भविष्य को डिसाइड कर सकती है। और अमेरिका का कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल है, जैसे कि जो अमेरिका की वजह से ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है।